वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी क्लास 11 चैप्टर 4 में बिजनेस सर्विस के अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या, कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, यह हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। दो तरह का इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को तीन पार्ट में बांटा गया है। जनरल इंश्योरेंस को तीन पार्ट में बांटा गया है, मैरिन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। मैरिन इंश्योरेंस जो शिप में जो भी सामान जाता है किसी शिप के थ्रू, तो उस शिप का, उस सामान का, इन सब चीज़ों का जो इंश्योरेंस होता है उसको मैरिन इंश्योरेंस कहते हैं। फायर इंश्योरेंस आग लगने से बचने के लिए, आग लगने पे रिस्क कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस दिया जाता है, जो इंश्योरेंस की कराया जाता है, उसको हम लोग फायर इंश्योरेंस कहते हैं। और भी इंश्योरेंस है, जैसे बर्गलरी इंश्योरेंस, डकैती का इंश्योरेंस हो गया। कैटल इंश्योरेंस, अपने जानवरों का इंश्योरेंस करा सकते हैं। क्रॉप का इंश्योरेंस करा सकते हैं। स्पोर्ट्स इंश्योरेंस भी होता है, स्पोर्ट्समैन अपने स्पोर्ट्समैन स्किल का इंश्योरेंस कराते हैं। अमर्त्य शिक्षा योजना, एजुकेशन के लिए इंश्योरेंस होता है। राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, महिलाओं के लिए अलग से इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस भी है, जो अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कैशलेस बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। व्हीकल इंश्योरेंस, इस तरह की इतने तरह के इंश्योरेंस है। तो एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ since life itself is uncertain, all individuals try to assure themselves of certain sum of money in the future to make care of unforeseen event or appearing। मतलब फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूचर के प्रॉब्लम से अपने आप को बचाने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इंडिविजुअल इन कोर्स ऑफ देयर लाइफ इज ऑलवेज एक्सपोज टू सम रिस्क, सम काइंड ऑफ रिस्क। हमारे लाइफ में कुछ तरह के रिस्क होते हैं। रिस्क मे बी एन इवेंट्स, रिस्क क्या हो सकता है? किसी इवेंट का रिस्क हो सकता है। विच इज सर्टेन, दैट इज डेथ, हो सकता है डेथ हो जाए। what will happen to the other member of the family who are dependent on a particular individual income। अब मान लो किसी का डेथ हो जाता है और उसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो उन फैमिली का क्या होगा? तो टू अदर रिस्क मे बी लिविंग टू लॉन्ग इन विच इंडिविजुअल में बिकम टू ओल्ड टू अर्न और रिटायरमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी बहुत लंबा समय तक जिए, लेकिन कुछ दिनों बाद वह करने लायक, काम करने लायक न रहे, ओल्ड एज में पहुंच जाए, तो उस समय भी उसको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इन दिस केस ऑल्सो द अर्निंग विल डिक्लाइन और एंड। तो बुढ़ापा में अर्निंग या तो कम हो जाती है या तो ख़त्म हो जाती है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इंडिविजुअल सीकिंग प्रोटेक्शन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में लोग को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है अगेंस्ट दिस रिस्क, एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच रिस्क। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एश्योर करती है कि ये बुढ़ापा में भी आपको एक इनकम दिया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज, लाइफ इंश्योरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन प्रीमियम, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ प्रीमियम के बदले, आप उसको क्या देते हैं, कुछ प्रीमियम देते हैं, उसके बदले एदर इन अ लमसम और बाय अ पर्टिकुलर पीरियोडिक पेमेंट, या तो आप लमसम प्रीमियम देते हैं या पीरियोडिक पेमेंट करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी एग्री होती है टू पे टू द एश्योर्ड, एश्योर्ड को पे करने के लिए एग्री होती है, और टू द पर्सन टू हुम बेनिफिट द पॉलिसी इज टेकन, या जिसके लिए पॉलिसी लिया गया है उसको पे करने के लिए एग्री होती है। द एश्योर्ड सम ऑफ मनी, एक फिक्स अमाउंट देने के लिए एग्री होती है। ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, कोई एक इवेंट होने से आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देगी। कंटिजेंट ऑन द ह्यूमन लाइफ और एट द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, या इवेंट नहीं भी हो, कोई एक पीरियड एक्सपायरी हो, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी देने की प्रॉमिस करती है, तो इसको हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। द इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फैमिली, इंश्योरेंस जो है फैमिली को प्रोटेक्शन देती है। एट अ प्री मैच्योर डेथ,
या तो पहले डेथ हो जाए उसके कारण प्रोटेक्शन दे सकती है, और गिव एडिक्वेट अमाउंट एट द ओल्ड एज, या डेथ नहीं भी हो तो ओल्ड एज में एक फिक्स अमाउंट देने का प्रॉमिस करती है। व्हेन अर्निंग कैपेसिटी आर रिड्यूस, जब अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है। द इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं है, बट इज सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यह एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि कुछ पैसा आपको डेथ के बाद तो मिलता ही है, डेथ नहीं भी होता है तो आफ्टर सर्टेन एक्सपायरी पीरियड के बाद आपको कुछ पैसा दिया जाता है, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी है। लाइफ इंश्योरेंस ऑलवेज ऑलवेज एनकरेज सेविंग, लाइफ इंश्योरेंस हमें सेविंग के लिए एनकरेज करता है। एज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज़ टू बी पेड रेगुलरली, क्योंकि रेगुलरली अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करना है तो इसके लिए आदमी सेविंग करेगा ही। इट दस प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड एंड हिज डिपेंडेंट, इस तरह जब सेविंग होगा तो हमारे अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी कि हमारा सिक्योरिटी रहेगा, हमारे डिपेंडेंट की सिक्योरिटी रहेगी। इंश्योरेंस प्रिंसिपल एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में कौन से इंश्योरेंस के प्रिंसिपल एप्लीकेबल हैं? वैसे तो सारे ही एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल एसेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें लाइफ इंश्योरेंस में होनी चाहिए, जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, ऑटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है। एश्योर्ड शुड बी ऑनेस्ट, जिसका इंश्योरेंस कराया जा रहा है उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, एंड ट्रूथफुल इन गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्मेशन देने में उसे ट्रूथफुल रहना चाहिए। ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट, सारी फैक्ट उसे इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए, कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए अपने हेल्थ को लेकर के, यह उसकी ड्यूटी है कि सारे मटेरियल फैक्ट वो इंश्योरेंस कंपनी को बताए। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन इंश्योरेंस इज अफेक्टेड, जब इंश्योरेंस लिया गया है उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि जिस समय क्लेम ले रहे हैं मैच्योरिटी हो रही है उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी का अपने अपने लाइफ में अपने लाइफ के पार्ट में, क्रेडिटर में, डेटर में, प्रोपराइटर में, इन सब में इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस में जितना लॉस होगा उतना इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा, क्योंकि लॉस का पता नहीं होता है इसमें। लाइफ में कितना लॉस हुआ, गुड्स का लॉस तो पता चल जाता है, गुड्स में इतना लॉस हुआ, लाइफ के लॉस का पता नहीं चलता है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें लाइफ में कितना लॉस हुआ इसका पता नहीं चल पाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी कितनी पेमेंट करेगी? अमाउंट पेबल इन लाइफ इंश्योरेंस हैपनिंग ऑफ इवेंट इज फिक्स्ड इन एडवांस, इसीलिए पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड आपको इतना पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने तरह का होता है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एक फिक्स टर्म होता है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, उतने दिनों के लिए लाइफ इंश्योरेंस की जाती है। होल लाइफ इंश्योरेंस, इसमें पूरे जीवन भर के लिए इंश्योरेंस होता है, आपको मैच्योरिटी के बाद पेमेंट नहीं मिलेगा, डेथ के बाद ही पेमेंट दिया जाएगा, डेथ के बाद आपके डिपेंडेंट को पेमेंट किया जाएगा। इसमें पॉलिसी में प्रीमियम कुछ कुछ सालों तक भरी जाती है, उसके बाद प्रीमियम नहीं ली जाती है, लेकिन आपके पॉलिसी चलती रहती है। एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है? एंडोमेंट पॉलिसी आपको एक फिक्स पीरियड तक इंटरेस्ट देना, फिक्स पीरियड तक प्रीमियम देना है, उसके बाद नहीं देना है, वो एंडोमेंट पॉलिसी है। मनी बैक पॉलिसी, इसमें कुछ सालों बाद आपको कुछ पैसा वापस कर दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, प्रीमियम का कुछ पैसा वापस कर दिया जाता है, उसको मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं। यूलिप पॉलिसी, इसमें आपके पॉलिसी को शेयर मार्केट से लिंक किया जाता है। चिल्ड्रन पॉलिसी, बच्चों के लिए जो पॉलिसी लेते हैं उसको चिल्ड्रन पॉलिसी बोलते हैं। रिटायरमेंट प्लान, इसमें रिटायरमेंट के समय आपको 60 ईयर्स के बाद आपको एक फिक्स्ड उसी पैसे से जितना आपने प्रीमियम दिया है उसी से एक फिक्स्ड पेंशन दिया जाता है, तो उसको रिटायरमेंट प्लान बोलते हैं।
नेक्स्ट इंश्योरेंस है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम। एक इंश्योरेंस कंपनी जो है प्रीमियम के बदले यह अंडरटेक करता है टू मेक गुड एंड लॉस और डैमेज caused by fire during a specified period up to the amount specified in the policy। आग लगने पे जितना का इंश्योरेंस कराया गया है, अगर उतने तक का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बियर करेगी। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है, तो उसको फायर इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें पॉलिसी 1 साल के लिए होता है, इसको रिन्यू करा सकते हैं एवरी ईयर। A claim for loss by fire must satisfy the टू फॉलोइंग कंडीशन। दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। पहला, इसमें एक्चुअल लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फायर लगा लेकिन लॉस नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी। और फायर एक्सीडेंटल होना चाहिए, इंटेंशनल नहीं होना चाहिए। अगर जानबूझ के आपने आग लगा दिया तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, एक पैसा नहीं देगी। द रिस्क कवर्ड बाय द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम फायर एंड सम अदर कॉजेज एंड विच इज द अप्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ द लॉस। आग लगने पे ही इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। ऐसा हो सकता है किसी दूसरे कारण से नुकसान तो पूरा हो गया लेकिन आग नहीं लगा था, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। इफ ओवर हीटिंग विदाउट इजिटेशन इग्निशन कॉज डैमेज, it will not be regarded as a fire loss within the meaning of fire insurance and the loss will not be recoverable from the insurance। ओवर हीटिंग हो गया फैक्ट्री में, इसके कारण डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का टर्म्स कंडीशन यही था कि आग लगने पे ही वो देगी, तो इसलिए उस पर नहीं देगी कोई क्लेम। फायर इंश्योरेंस में क्या क्या प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? फायर इंश्योरेंस मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। दोनों टाइम में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस समय आपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया, मतलब जिस समय आपने इंश्योरेंस कराया और जिस समय आपको क्लेम ले रहे हैं, दोनों समय आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ का ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को एक कस्टमर अपने इंश्योरेंस कंपनी को अपने प्रॉपर्टी के बारे में सारा डिटेल बताएगा, कोई भी चीज़ छुपाएगा नहीं, ऑनेस्टली। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी है। मतलब इन द इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी से आप सिर्फ एक्चुअल लॉस ही रिकवर कर सकते हैं। द पर्पज बीइंग दैट द पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू गेन बाय द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी से आपको गेन करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, आप इंश्योरेंस कंपनी से गेन नहीं कर सकते। और जो दूसरे जितने भी लॉस होंगे, मान ले आप 10 लाख का इंश्योरेंस कराए हैं लेकिन आपका लॉस 11 लाख का हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख तक ही कंपेंसेट करेगी। द इंश्योरेंस इज लाइबल टू कंपेंसेट ओनली व्हेन द फायर इज प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द डैमेज ऑफ लॉस। प्रॉक्सिमेट कॉज जो इस पॉलिसी में लिखा हुआ है उसके कारण लॉस हुआ तभी इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगी। ऑल अदर प्रिंसिपल आर फुल्ली एप्लीकेबल। जो भी और प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, वो सारा पूरी तरह से एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है मैरिन इंश्योरेंस। मैरिन इंश्योरेंस क्या होता है? मैरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक टू आइडेंटिफाई द इंश्योर्ड इन द मैनर एंड टू एक्सटेंड देयर बाय एग्रीड अगेंस्ट मैरिन लॉस। इसमें समुद्र में होने वाले लॉस को कंपेंसेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी एग्री होती है। मैरिन इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस बाय मैरिन पेरिल्स। मैरिन के दुश्मनों से आपको छुटकारा दिलाती है, मैरिन के दुश्मनों से होने वाले लॉस को कंपेंसेट करती है। अब मैरिन के दुश्मन क्या है? कोलिजन ऑफ द शिप विद द रॉक, चट्टानों से शिप टकरा गया, ऐसा हो सकता है। शिप अटैक्ड बाय एनिमीज, शिप पे एनिमीज ने अटैक कर दिया। फायर एंड कैप्चर्ड बाय पायरेट्स, समुद्री डाकुओं ने कैप्चर कर लिया, ये भी हो सकता है। या शिप में किसी कारण से आग लग गया। एक्शन बाय द कैप्टन एंड क्रू ऑफ द शिप, कैप्टन या क्रू के कुछ ऐसे प्रॉब्लम से लॉस हो गया तो ये इसको कंपेंसेट करेगी। द इंश्योरर गारंटी टू कंपेंसेट द लॉस ड्यू टू डैमेज टू द शिप, इसमें शिप को होने वाले लॉस, कार्गो के होने वाले लॉस को कंपेंसेट करने का इंश्योरेंस कंपनी गारंटी लेती है। देयर आर 3 थिंग्स इन्वॉल्व इन शिप, हॉल और कार्गो
एंड फ्रेट। एक शिप के साथ तीन चीज़ें इन्वॉल्व है। शिप, जिसको हम लोग हल भी बोलते हैं, कार्गो भी इन्वॉल्व है, और तीसरा फ्रेट इन्वॉल्व है। शिप और हॉल इंश्योरेंस क्या होता है? सिंस द शिप इज एक्सपोज टू मेनी डेंजर, शिप को बहुत सारा डेंजर हो सकता है, शिप को खुद ही बहुत सारा डेंजर हो सकता है एट द सी। इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द इंडेनिफाई द इंश्योर्ड फॉर लॉस कॉज बाय द डैमेज टू द शिप। अगर शिप का डैमेज होने पे इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी, कंपेंसेट करेगी, तो उसको शिप इंश्योरेंस बोलते हैं। अगर कार्गो पे होने वाले डैमेज के लिए इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगी, ऐसा आपने इंश्योरेंस कराया है, तो उसको कार्गो इंश्योरेंस बोलेंगे। फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है? जो एक्सपोर्टर होता है, वो जो फ्रेट दे करके सामान भेजा है, तो एक्सपोर्टर अधिकतर फ्रेट इंश्योरेंस कराता है। इसमें क्या होता है कि अगर सामान समुद्र में डूब गया या चोरी हो गया, तो लेकिन सामान अगर पहुंच नहीं पाया, तो एक्सपोर्टर को लॉस होगा, फ्रेट का भी लॉस होगा। तो फ्रेट के इन द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू डैमेज और लॉस, द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड द फ्रेट चार्ज। शिपिंग कंपनी को फ्रेट चार्ज नहीं मिलता है, क्योंकि सामान जब तुम पहुंचा ही नहीं पाए तो फ्रेट चार्ज किस बात का? तो फ्रेट की चार्ज के नहीं मिलेगा तो शिपिंग कंपनी को नुकसान होगा। इसीलिए शिपिंग कंपनी फ्रेट इंश्योरेंस करवाती है कि अगर ये नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भरेगा। इसमें कौन से प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? सारे प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिन इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। किस तरह इंडेमनिटी है? इन द इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस। एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस है इसमें रिकवरेबल है। कार्गो पॉलिसी प्रोवाइड्स कमर्शियल इंडेमनिटी। इसमें कमर्शियल इंडेमनिटी होता है, जो भी लॉस होता है वो करंट मार्केट वैल्यू पे होता है। टू लाइफ इंश्योरेंस के जैसा ही ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ है। मतलब इसमें कोई भी चीज़ छुपाना नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के से, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी वाज टेकन। पॉलिसी लेते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन लॉस होते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट लेना होना जरूरी है। The principle of cause proxima will applicable. The insurance company will be liable to pay only if that particular or nearest cause covered by the policy. नियरेस्ट कॉज के कारण अगर लॉस हुआ है तभी इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए लॉस इज कॉज बाय सेवरल रीजन, बहुत सारे कारणों से अगर लॉस हुआ है तो सबसे नज़दीक का कारण ही को कंसीडर किया जाएगा। ऑल अदर प्रिंसिपल आर फुल्ली एप्लीकेबल। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस में क्या सब्जेक्ट मैटर होता है? हमारा लाइफ। हम किसका इंश्योरेंस कराते हैं? लाइफ का कराते हैं। फायर इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी का कराते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट्स का कराते हैं। मैरिन इंश्योरेंस में शिप का करा सकते हैं, कार्गो का करा सकते हैं और फ्रेट का करा सकते हैं। पर्पज क्या होता है? इसका दो पर्पज होता है लाइफ इंश्योरेंस का, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। फायर इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन होता है और मैरिन इंश्योरेंस का भी प्रोटेक्शन ही होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी लेते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। फायर इंश्योरेंस में दोनों टाइम चाहिए, और मैरिन इंश्योरेंस में क्लेम लेते समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। पॉलिसी अमाउंट, इट कैन बी एनी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट कुछ भी हो सकता है। इट कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट से ज़्यादा का वैल्यू का पॉलिसी अमाउंट नहीं हो सकता। जैसे 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ का हम फायर इंश्योरेंस नहीं ले सकते। मैरिन इंश्योरेंस, इट कैन नॉट बी मोर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स। मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। ड्यूरेशन क्या होता है? 5 ईयर से 30 ईयर्स तक हो सकता है, और होल लाइफ भी हो सकता है। यह 1 ईयर के लिए होता है। और यह मैरिन इंश्योरेंस जो है सिर्फ पीरियड ऑफ एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग, मतलब हम जहाँ से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं और 2 महीना लगता है तो 2 महीने के लिए इंश्योरेंस होता है। इंडेमनिटी क्या होता है? इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी पे बेस्ड नहीं है। फायर इंश्योरेंस इंडेमनिटी पे बेस्ड है, और मैरिन इंश्योरेंस भी इंडेमनिटी पे बेस्ड है। मेजरमेंट ऑफ लॉस, लाइफ इंश्योरेंस में कितना लॉस हुआ है निकालना पॉसिबल नहीं है। फायर इंश्योरेंस में पॉसिबल है और मैरिन इंश्योरेंस में पॉसिबल है। सरेंडर वैल्यू, इट हैज़ अ सरेंडर वैल्यू दैट इज कैन बी सरेंडर्ड बिफोर द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले भी आप इंश्योरेंस को सरेंडर कर सकते हैं, आपका प्रीमियम का कुछ पैसा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। कंटिजेंट और कंटिजेंसी ऑफ रिस्क,
एलिमेंट ऑफ रिस्क इन सर्टेन बिकॉज इसमें रिस्क सर्टेन है बिकॉज अमाउंट हैज़ टू बी पेड आइदर ऑन डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। डेथ या मैच्योरिटी जो भी पहले होगा पैसा देना ही है, इसलिए कंटिजेंटी फिक्स है। फायर इंश्योरेंस में अनसर्टेन है, मिस हैपनिंग हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, और मैरिन में भी वही बात है, मिस हैपनिंग हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ और भी इंश्योरेंस स्कीम निकाला हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन, जिसको हम लोग सोशल इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। इसमें 330 पर ईयर देना होता है। 18 ईयर से 50 ईयर के बीच के लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसमें 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल कम डेथ इंश्योरेंस है, इसमें भी 2 लाख तक का कवर किया जाता है और प्रीमियम ₹12 पर ईयर होता है। एक साल में 12 रुपये का इंश्योरेंस हमें 12 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। अटल पेंशन योजना भी एक तरह का एन्युटी प्लान है। इसमें 18 से 14 ईयर्स के लोग इसमें इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। वर्कर के लिए ज़्यादा करके बनाया गया है अटल पेंशन योजना। इसमें गवर्नमेंट 50% कंट्रीब्यूट करती है फर्स्ट 5 ईयर्स तक, 1,000 रुपये तक, मतलब 5,000 रुपीज़ गवर्नमेंट इसमें जमा करती है और सारा पैसा हमें कस्टमर को जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जिसमें गवर्नमेंट जो भी इस अकाउंट गवर्नमेंट जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए भी एनकरेज करती है। जीरो बैलेंस अकाउंट जो गरीब लोग हैं उनके लिए जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोलने के लिए एनकरेज करती है। तो ये सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसी के साथ ही बिजनेस सर्विस चैप्टर यहीं समाप्त होता है और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस भी हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।